Welcome to the lecture number 18 of Software Design and Architecture. In the previous lecture, we have covered SOAP and messaging. Along with it, Web Service Description Language and Universal Description Discovery and Integration is discussed. Another way to develop the web services is also discussed in the previous lecture, that is RESTful web services or using REST architecture to develop the web services. In this lecture, I will talk about the message brokers. अगर आपको याद हो तो हमने मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर में डिस्कस किए थे दो टेक्निक्स जिनके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सकते हैं. द फर्स्ट वाज यूजिंग क्यू एंड द सेकंड मेथड वाज टू यूज़ पब्लिश सब्सक्राइब टेक्नोलॉजी. इसी बात को सामने रखते हुए अब ये पॉइंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. बेसिक मैसेजिंग यूजिंग मॉम एंड पब्लिश सब्सक्राइब टेक्नोलॉजीज इज़ इनफ फॉर मैनी एप्लीकेशन. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डिफरेंट मैसेज फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए डेवलप की गई हैं. Message oriented middleware or MOM deployments start to get a little more complex when message formats are not totally agreed among the various applications that communicate using the MOM. तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है जब मैसेज फॉर्मेट्स डिफरेंट आ जाते हैं. एक एप्लीकेशन XML को यूज़ करते हुए बिल्ड की गई है, दूसरी एप्लीकेशन JSON को यूज़ करी है. तो अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं. Assume an organization has 4 different legacy business systems that each hold information. आपको क्लियर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 4 लेगेसी सिस्टम्स हैं और ये चारों लेगेसी सिस्टम के पास एक इंफॉर्मेशन मौजूद है. हम इनमें से कोई भी लेगेसी सिस्टम ऐसा नहीं है जिस पे इंफॉर्मेशन ना हो और हम उसे एलिमिनेट कर दें, डिस्कार्ड कर दें. ईच ऑफ दीज 4 स्टोर्स हैव सम कॉमन डाटा अबाउट कस्टमर्स. अब इन लेगेसी सिस्टम्स पे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन 4 स्टोर्स पर कॉमन डाटा मौजूद है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी. कस्टमर नेम 4 लेगेसी सिस्टम पर एग्जिस्ट कर रहा है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन 4 लेगेसी सिस्टम्स के पास यूनिक डाटा फील्ड्स हैं. लेट्स से फर्स्ट लेगेसी सिस्टम ने जो डाटा फील्ड यूज़ किया है डैट इज़ एज, और ये इंफॉर्मेशन बाकी 3 लेगेसी सिस्टम में नहीं है. इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से ले लें कि लेगेसी सिस्टम 3 के पास कस्टमर की लोकेशन है. कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लोकेशन, और बाकी कस्टमर की जो ये सेम इंफॉर्मेशन लेगेसी सिस्टम 1, 2 और 4 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर करने के लिए कि इन चारों लेगेसी सिस्टम में सेम इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जैसे कि कस्टमर नेम, और इन चारों लेगेसी सिस्टम में डिफरेंट डाटा फील्ड्स भी मौजूद हो सकते हैं जो कि विच डू नॉट एग्जिस्ट इन अदर लेगेसी सिस्टम. प्लस एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ हो रहे हैं. इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से प्रोवाइड कर सकती हूँ कि कस्टमर का एड्रेस है जिसके लिए कस्टमर का जो लेगेसी सिस्टम 1 है उसमें ये लोकेशन की डाटा फील्ड के अंडर है,
और जो कस्टमर की लेगेसी सिस्टम 2 है, इसमें ये एड्रेस की डाटा फील्ड के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पर ये तीसरी पॉसिबिलिटी है कि सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट डाटा फील्ड्स पर भी सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्मेट्स को भी यूज़ कर सकती है। टू अपडेट कस्टमर डाटा, a proprietary API is available for each legacy system। अब चूँकि हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, एक रियल लाइफ एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि कस्टमर डाटा अपडेट हो सकता है। तो अपडेट करने के लिए हर लेगेसी सिस्टम पर एक API एग्जिस्ट करती है। लास्ट स्लाइड में जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रही थी, वही पॉइंट्स आपको ग्राफिकली आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ये नोटेशन मैसेज को रिप्रेजेंट कर रही है। वेब कंपोनेंट का काम है मैसेज को, जो भी कस्टमर डाटा है उसको एक सिंगल फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करना। अब ये फॉर्मेट मूव कर रहा है इन 4 लेगेसी सिस्टम में, और जब ये फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है लेगेसी सिस्टम को, तो ये इंश्योर किया जाता है कि इस फॉर्मेट के थ्रू आप लेगेसी सिस्टम को अपडेट कर सकते हो, आप API को कॉल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी ये जो लेगेसी सिस्टम है ये कस्टमर इंफॉर्मेशन को पॉसिबली अपडेट करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल को अगर हम प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसकी एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे। वेब कंपोनेंट से मैसेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है ताकि आपकी ये जो लेगेसी सिस्टम है इसकी कॉरिस्पॉन्डेंस आप अचीव कर सको। अब ये जो फॉर्मेट है, इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द लेगेसी फॉर्मेट यूजिंग मैसेज ट्रांसफॉर्म। अब ये सोल्यूशन आपको नज़र तो आ रहा है कि हम जब मैसेज ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेट्स को अलाइन कर रहे हैं, तो हम पॉसिबली डिफरेंट फॉर्मेट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। So in this slide it is written that this solution has some interesting implications. If the common in-format message format changes, then the web component and every legacy system component that execute the transformation must be modified and tested. लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आ सकती है सोल्यूशन के अंदर कि अगर हम मैसेज फॉर्मेट, वो जो इन फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहा था बिल्कुल स्टार्ट पे, अगर वो चेंज हो जाता है तो फिर हमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको भी मॉडिफाई करना होगा। दूसरा प्रॉब्लम जो कि आपको इस सोल्यूशन के अंदर नज़र आएगा वो ये कि अगर लेगेसी सिस्टम के API चेंज हो जाएंगे, तब हम जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको हमें मॉडिफाई करना होगा। यानी कि अगर इन फॉर्मेट चेंज हो रहा है तब भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर लेगेसी सिस्टम का API चेंज हो रहा है तब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना होगा। और जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है तो हमें डेवलपमेंट टीम से कोऑर्डिनेट करना होगा। डेवलपमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल है इन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए।
जो कि एक मैसेज फॉर्मेट को लेगेसी सिस्टम के फॉर्मेट पे मैप कर रही हैं। तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि हमें अर्लियर स्टेजेस पर देखने को नज़र आ रही हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेट सलूशन ये है कि हम मैसेज ट्रांसफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर दें वेब कंपोनेंट पे। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अब आपका जो वेब कंपोनेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाएगी। उसको मैसेज ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैंडल करनी पड़ेंगी, जो कि जिसका मतलब ये है कि उसे हर लेगेसी सिस्टम के लिए सेम फॉर्मेट प्रोवाइड करना पड़ा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं लेगेसी सिस्टम में, तो हमें वो जो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर चेंजेस करने पड़े थे वो अब हमें वेब कंपोनेंट पे नहीं करने होंगे। इसमें हमें जो नंबर ऑफ़ चेंजेस हैं जो कि लास्ट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे थे वो इस सॉल्यूशन में मिनिमम हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम था कि वेब कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मैसेज ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज़ एन आर्किटेक्चरल पैटर्न इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपोनेंट दैट डीकपल्स क्लाइंट्स एंड सर्वर। अगर आपको मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर याद हो तो वहाँ हमने डिस्कस किया था, पब्लिशर पब्लिश कर रहे हैं मैसेज ब्रोकर पे और जो सब्सक्राइबर ब्रोकर को सब्सक्राइब करेंगे सिर्फ वो ही मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब ये जो ब्रोकर हम यूज़ कर रहे हैं ये क्लाइंट और सर्वर को डीकपल कर रहा है। क्लाइंट को नहीं पता कि कौन से सर्वर इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हमें ये नहीं आइडिया था कि सब्सक्राइबर को जो सर्विसेज मिल रही हैं ये किस पब्लिशर के थ्रू मिल रही हैं। Similarly, message broker middleware augments the capabilities of MOM platform. आपके जो ब्रोकर में फंक्शनैलिटी है ये मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर के जैसी ही है, जिसका मतलब है कि जितनी भी बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अब हम ब्रोकर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। Here is a graphical description of the message broker. मैसेज ब्रोकर का काम है कि आपकी जितनी भी फॉर्मेट्स हैं जो कि वेब कंपोनेंट से आ रही हैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल हो। अब इस फॉर्मेट को जो कि वेब कंपोनेंट से जनरेट हो रहा है हर लेगेसी सिस्टम कन्वर्ट कर पा रहा है यूजिंग मैसेज ब्रोकर। मैसेज ब्रोकर ने इस फॉर्मेट को चेंज किया है लेगेसी सिस्टम 1 के लिए L1 फॉर्मेट में, लेगेसी सिस्टम 2 के लिए L2 फॉर्मेट में और बिल्कुल इसी तरह दूसरे लेगेसी सिस्टम के लिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट्स में। A further attraction is the simplification of all the components in the system. जब हम इससे पहले दोनों सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे तो वहाँ हमें बहुत से चेंजेस को फैसिलिटेट करना पड़ रहा था, लेकिन मैसेज ब्रोकर के अंदर हम जब तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस को हैंडल कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस लोकलाइज्ड हैं। एक और पॉइंट जो कि यहाँ पर डिस्कस हो रहा है इस लोकलाइजेशन के हवाले से वो ये कि
अब जब भी कोई चेंज करना होगा, अब जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशंस को डील करना है, तो हम डेवलपमेंट टीम के पास नहीं जा रहे, हम इंटीग्रेशन टीम को लिंक कर रहे हैं। डेवलपमेंट टीम का काम इंटीग्रेशन टीम को कांटेक्ट करना है, और इस इंटीग्रेशन टीम के थ्रू आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज़ करी हैं, आप इन तमाम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट नाउ विद द यूजिंग इंटीग्रेशन टीम। अब हम डेवलपमेंट टीम को यूज़ नहीं कर रहे। मैसेज ब्रोकर्स का फ़ायदा क्या होगा? मैसेज ब्रोकर्स का फ़ायदा हमें ये होगा कि ये ग्राफिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं मैसेज की ट्रांसफॉर्मेशंस को बिटवीन इनपुट फॉर्मेट्स एंड आउटपुट फॉर्मेट्स। अगर आपको मैसेज ब्रोकर वाला इमेज रिकॉल करना हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन फॉर्मेट जो था वो इनपुट फॉर्मेट था, और जो लेगेसी सिस्टम के फॉर्मेट्स थे वो हमारे पास आउटपुट फॉर्मेट्स हैं। दे आर ग्राफिकली डिस्क्राइब्ड यूजिंग मैसेज ब्रोकर्स। मैसेज ब्रोकर का एक और एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास हाई परफॉर्मेंस मल्टी थ्रेडेड मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन इंजन्स अवेलेबल हैं, विच आर हैंडलिंग द मल्टीपल simultaneous ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। मैसेज ब्रोकर में पैरेलल या simultaneously बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वेस्ट आ रही हैं जो कि फैसिलिटेट की जा रही हैं। And then comes a point which says that describing and executing message flows in which an incoming message can be routed to different transformations and outputs depending on the values in the incoming message। सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक इनकमिंग मैसेज को सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उसकी एक आउटपुट जनरेट करें। हम डिफरेंट मैसेज फ्लोज को डिस्क्राइब करेंगे, उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, उन्हें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस पर राउट कर सकते हैं, और ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो कि एक मैसेज ब्रोकर परफॉर्म कर रहा है, ये हम यूजिंग टूल्स फैसिलिटेट कर सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं। आपको इस स्लाइड पर एक बिजटॉक टूल नज़र आ रहा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफ़र किया है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सोर्स स्कीमा को डेस्टिनेशन स्कीमा पर मैप करना। ID is mapped to the ID of destination schema and date is mapped to the date of the destination schema। ऑर्डर क्वांटिटी को हमने क्वांटिटी पर मैप कर दिया है। So the line depicts the mapping between source and destination schema। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्क्रिप्ट्स यूज़ की जाती हैं। इन स्क्रिप्ट्स की वजह से हम मैपिंग्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी लार्ज एप्लीकेशन में। Another example of message broker
is the IBM's Web Sapphire. In this example, you can see that the warehouse is responsible for accepting the inputs and generating the output. Simply different components यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि पॉसिबल बना रहे हैं आपके इनकमिंग मैसेज की जो भी फॉर्मेट है उसकी एसोसिएटेड आउटपुट फॉर्मेट को इन अ सिंपल सिनेरियो यू कैन सी कि वेयर हाउस ने एक इनपुट को एक्सेप्ट किया और फिल्टर के कंपोनेंट पे आने के बाद इसने एक आउटपुट फॉर्मेट को जनरेट कर दिया है। इसके अलावा दूसरे सिनेरियो में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ़िल्टर पे आने के बाद दो कॉम्पिटिशन्स परफॉर्म हो सकती हैं और कॉम्पिटिशन 1 के परफॉर्म होने के बाद एक आउटपुट जनरेट होगी। इसके अलावा एक और बात जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं डैट इज़ फेलियर हैंडलिंग। फेलियर हैंडलिंग का कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है जो कि इस बात को इंश्योर कर रहा है कि आपका जो मैसेज है उसका फॉर्मेट ठीक नहीं है, उसका फॉर्मेट इनवैलिड है। सो इन दिस एग्ज़ाम्पल यू कैन सी कि किस तरह से आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स एसोसिएटेड हैं जो कि इनपुट के थ्रू आपके वेयर हाउस पे आ रहे हैं और उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स को सच एस फिल्टर्स और कंप्यूट को यूज़ करते हुए प्रोसेस हो रहे हैं और आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं। In this slide, it is written that message broker make it simpler to define message transformations that can be easily understood and modified without changing the participating applications. जितने भी पब्लिशर हैं या जो सब्सक्राइबर हैं, जो पार्टिसिपेटिंग एप्लीकेशंस हैं, उनको हमें चेंज नहीं करना। हम जितने भी ब्रोकर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो कोर ब्रोकर हैंडल कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रोकर में। It is managed centrally, allowing a team responsible for application integration to coordinate and test changes. अब हम डेवलपमेंट टीम को कांटेक्ट नहीं कर रहे, अब हम कांटेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन टीम को जो कि अलाउ कर रहे हैं आपकी इंटीग्रेशन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन को कोऑर्डिनेट और टेस्ट करना। Then the third point says that the message broker execute and ensure the high performance multi-threaded transformations. एक वक्त में सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, एक वक्त में एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रही हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। लेकिन इसके साथ जिस तरह हमने तमाम आर्किटेक्चर्स में एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी किया था, बिल्कुल उसी तरह मैसेज ब्रोकर के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या इसके कुछ डाउन साइड्स हैं जिन्हें हम इन स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है डैट इज़ प्रोप्रिएटरी। ये मैसेज ब्रोकर्स ओपन सोर्स नहीं है, यानी आपको इन मैसेज ब्रोकर्स को परचेज़ करना होगा, बाय करना होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
या इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज जो मैसेज ब्रोकर के हवाले से आपको नज़र आ रहा है, डैट इज़ बॉटलनेक इन हाई वॉल्यूम मैसेजिंग। जब मैसेजेस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोड्यूस होने लगें तब आपको मैसेज ब्रोकर की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। द थर्ड पॉइंट सेज दैट द डाउन साइड ऑफ मैसेज ब्रोकर इज़ ब्रोकर क्लस्टरिंग, कि आपके जो भी मैसेजेस आ रहे हैं that are formed in the clusters, लेकिन जब हम क्लस्टर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपके क्लस्टर्स परफॉर्मेंस को तो इंश्योर कर रहे हैं, रिलायबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को या सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ब्रोकर क्लस्टरिंग एक फ़ायदा है, लेकिन कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी एक डाउन साइड है। Here is a task for you. I would recommend all of you to study Mule, that is an open source message broker. Here is the web link for this broker. Summarizing, in this lecture we have studied the importance of message broker and also discussed two tools. One is of Microsoft, that is BizTalk, and other tool is IBM tool, that is WebSphere. Also provided the link of open source tool. That's all for today. Thank you for listening, class.